हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेजपुर में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कमिटमेंट किया था कि अब आपके अपने YouTube चैनल नॉलेजपुर पर 10वीं की पढ़ाई शुरू की जाएगी और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा सोशल साइंस। 10 के सभी सब्जेक्टों में सोशल साइंस भी एक अच्छा वेट रखता है। अगर हम इसको बारीकी से पढ़ें तो हम अपने आने वाले जीवन में बहुत ही अच्छा सोच समझकर अपने देश के अर्थव्यवस्था में, देश को आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान दे सकते हैं अगर हमारा कमांड सामाजिक विज्ञान पे अच्छा खासा रहा तो। आज हम क्या पढ़ेंगे? सोशल साइंस। सोशल साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंदर हम 5 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। मुख्य रूप से हमें 4 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन आपदा प्रबंधन भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं ना, उसमें सबसे पहला है वो हमारा इतिहास। इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। ये सब आप जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आपको जानकारी हो। दूसरा हमारा है भूगोल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। और हमारा तीसरा है राजनीति विज्ञान, इनको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। और हमारा आगे है अर्थशास्त्र, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। और फिर है हमारा आपदा प्रबंधन, जिसे हम क्या कहते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट। इस सभी सब्जेक्ट को मैं बारीकी से पढ़ाऊंगा। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आप मुझसे समझने के बाद किसी और को समझा नहीं पाएंगे। मैं अपना 100% दूंगा कि अगर मैं आपको जो भी चैप्टर का जो भी टॉपिक पढ़ाऊं, आप उसको अपने आसपास के समाज में जो भी बच्चे हैं या फिर जो आपका क्लासमेट है जो थोड़ा पढ़ने में वीक है, आप उनको भी समझा सकें। लेकिन आपको बस इस चैनल पर जो भी वीडियो आएगा क्लास 10th से संबंधित, आपको बारीकी से सभी वीडियो को देखना है। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आप उसको दोबारा फिर से देखिएगा, लेकिन आपको समझ 100% आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन बस आप नियंत्रण बने रहिएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा अर्थशास्त्र। यानी हम शुरुआत करेंगे अर्थशास्त्र से, फिर हम दूसरे और सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम अर्थशास्त्र का आज पहले चैप्टर को समझते हैं और थोड़ा अर्थशास्त्र को भी हम समझेंगे। तो आज हम लोग किस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं, अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? हम इस सब्जेक्ट के अंदर, पूरे सब्जेक्ट में हम अध्ययन करेंगे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था या हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था या हमारे घर की अर्थव्यवस्था, ये कैसे हम अपने देश की या फिर घर की या फिर अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, या उनमें हम कैसे अपना बहुत ही ज़्यादा योगदान दे सकते हैं, और कैसे हम अपने समाज के लोगों को भी इसके और जागरूक कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं मुख्य रूप से या मोटे मोटे एक शब्द में बोलूं तो हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं रुपये पैसे का। हम इसमें अध्ययन करेंगे, पूरा चैप्टर जो होगा ना हमारा, घूम फिर के इसी के आसपास आने वाला है पूरा चैप्टर। बस इसका थोड़ा सा संदर्भ अलग अलग है सभी चैप्टर का, तो हम इसमें नॉर्मली इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है वह उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। हमने भी क्या बताया आपको? हम इसमें पढ़ेंगे रुपये पैसे के बारे में। आप अर्थव्यवस्था को भूल जाइए, हम पढ़ने वाले हैं रुपये पैसे को। अभी जो हमारे देश का वर्तमान हालात है या फिर हमारे राज्य का जो वर्तमान हालात है, क्या आज से 200 साल पहले या 500 साल पहले
या 1000 साल पहले क्या हमारे देश की हालात ऐसी ही थी, या फिर आने वाले 5 साल या 10 साल के बाद क्या हालात में कुछ सुधार होगा? हम इसी के बारे में मुख्य रूप से अपने इस चैप्टर में यानी पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी चीज़ आपको लगेगा कि मुझे समझ में नहीं आया, आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अभी हमारे देश की जो अभी वर्तमान समय की जो अर्थव्यवस्था है, अभी जो हम देखते हैं कि हमारा देश विश्व के टॉप 6, अभी हमारा देश जीडीपी रैंकिंग में हमारा देश विश्व के 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो 2021 में है, यह पहले नहीं थी। या आज जो भारत हमारा इतना तरक्की किया है, अभी हम लोगों को और करना बाकी है। लेकिन अभी हम लोग जिस कंडीशन में हैं, ये कंडीशन हम लोगों को रातों रात नहीं मिली है सौगात में। इनके लिए हमने और हमारे पूर्वजों ने यानी हमारे देश के नागरिकों ने बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान दिया है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा श्रम किया है। आपको पता है कि हमारा देश पिछले 200 सालों तक अंग्रेजों का उपनिवेश रहा था। उन्होंने हमारे देश का शोषण भी किया, लेकिन उन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे भी कार्य किए जो सराहनीय हैं। उन्होंने हमारे देश के संसाधन को लूटा, तो वो हमारे आधुनिक युग में जाने के लिए उन्होंने एक रास्ता भी तैयार किया कि हम लोग आने वाले समय में कैसे और तरक्की कर सकते हैं। मैं मानता हूँ उन्होंने अपने लोभ के लिए ही किया, अपने स्वार्थ के लिए ही किया, लेकिन आज़ादी के बाद हमने उसी रास्ते को अपनाया और उसी रास्ते को हमने थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया। तो हम पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों को भी इस अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को डमाडोल कर दिया है। ऐसा कहना मेरे अनुसार यह गलत होगा। तो इस अध्याय में मैंने क्या बताया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप है, यह हमें आज के डेट में जो आज 2021 की जो भारत की अर्थव्यवस्था है, यह हमें रातों रात नहीं मिली है। इसके लिए हमने बहुत ही ज़्यादा श्रम किया हुआ है। तो अब समझना है कि ये जो अर्थव्यवस्था है ना, ये है क्या? ये अर्थव्यवस्था क्या है आखिर हम एक शब्दों में क्या कह सकते हैं अर्थव्यवस्था को? अगर आपसे कोई पूछ लिया, जैसे मैंने बोला कि मोटे तौर पे हम यह कह सकते हैं कि इस पूरे बुक में हम रुपये पैसे के इर्द गिर्द ही हमारा सारा चैप्टर घूमने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था आखिर है क्या? तो हम यह कह सकते हैं कि हम अपने जीवन में या फिर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जीविकाओपार्जन के लिए यानी अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए कुछ कार्य करता है, और उस कार्य के बदले में जो उन्हें प्राप्त होता है ना, वही हमारी अर्थव्यवस्था है, या हम उसको अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। मैंने क्या बोला? प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी जीविकाओपार्जन के लिए कुछ न कुछ कार्य करता है, और उस कार्य के लिए जो उन्हें आय प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या आपको समझ में आया अर्थव्यवस्था क्या है? आप या मैं या हमारे भारत के सभी नागरिक या विश्व का कोई भी नागरिक अपने जीवन जीने के लिए हम कुछ न कुछ काम करते हैं। किसान खेतों में काम करता है, जो मजदूर है कहीं पर मजदूरी करता है, कोई इंजीनियर है कहीं पे कुछ बनाता है। तो वह अपने जीवन जीने के लिए सभी व्यक्ति अपने हिसाब से कोई ना कोई काम करता है, और उनके बदले में जो उन्हें आय प्राप्त होता है, वही अर्थव्यवस्था है। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब या फिर ये चीज़ तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए जो कार्य करता है, और उस कार्य के लिए उन्हें जो आय प्राप्त होता है ना, उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। या फिर हम इसको दूसरे रूप में यह भी कह सकते हैं कि हमारे वे सभी क्रियाएं, यानी हम लोग जो भी कार्य करते हैं ना, हम लोग जो भी कार्य करते हैं, उनके बदले जो हमें आय प्राप्त होती है ना, उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको दोनों समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, अर्थव्यवस्था क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जो कार्य करता है, और कार्य के बदले जो उन्हें आय प्राप्त होता है ना, वह
अर्थव्यवस्था है। आय का मतलब है यहाँ पे रुपया पैसा, या फिर हमारी वे सभी क्रियाएं, दिन भर में हम जो भी कार्य करते हैं जिनके बदले में हमें आय प्राप्त होता है, वह अर्थव्यवस्था है। मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गया होगा। तो अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, योग है, हम यह भी कह सकते हैं। देखिए आपके सामने तीन परिभाषाएं हो गई। पहली, अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, जीविकोपार्जन का मतलब है व्यतीत करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए कोई ना कोई कार्य करता है और उसके बदले में जो उन्हें आय प्राप्त होती है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। या फिर हमारी सभी क्रियाओं के बदले, हम जो काम करते हैं उनके बदले जो हमें आय प्राप्त होता है यानी रुपया पैसा प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे। या फिर जिस भी कार्य से हमें रुपये पैसे प्राप्त होता है ना, वो सब का सब अर्थव्यवस्था के अंदर ही काउंट किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि अर्थव्यवस्था क्या है। अगर आपका क्लियर हो गया तो आप भी दूसरों का क्लियर जरूर कीजिएगा। अब इनके बाद हमें समझना है कि अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है। यानी जो अर्थव्यवस्था है, यानी हम जो इसको पढ़ने वाले हैं, क्या एक ही चीज़ों में हम कह सकते हैं क्या, अर्थव्यवस्था की संरचना, या फिर हम यह बोले अर्थव्यवस्था का प्रकार तो कुछ ना कुछ होगा। मैंने आपको क्या बताया कि हम मोटे तौर पे बोल सकते हैं कि इनके इर्द गिर्द ही हम इस पूरे बुक को पढ़ने वाले हैं। पहले अध्याय में भी इसकी चर्चा हो गई, अगले अध्याय में भी होगी, उनके बाद जो अध्याय आएगी उस अध्याय में भी इन्हीं की चर्चा होने वाली है। तो आप लोग को मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। तो मैंने क्या बताया कि अर्थव्यवस्था की कुछ ना कुछ तो संरचना होगा, कुछ ना कुछ तो इसका प्रकार होगा। क्योंकि हमें जो रुपया प्राप्त होता है, क्या एक ही काम से रुपया प्राप्त होता है क्या? कोई व्यक्ति पढ़ा के रुपया कमाता है, कोई व्यक्ति किसी के खेतों में काम करके रुपया कमाता है, किसान अपने खेतों में काम करके रुपया कमाता है, और जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत पढ़ा लिखा है, अगर वो कोई इंजीनियर है या कोई बड़े पोस्ट पे है, यानी हम एक मोटे तौर पे यह कह सकते हैं कि जो भी कार्य होता है वह कार्य एक समान नहीं होता है जहाँ से हमें रुपया प्राप्त होता है। तो उनकी कुछ कैटेगरी है। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसको मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इनको हम क्या कहते हैं? तो पहला भाग कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र। यानी अगर हम अर्थव्यवस्था को बांटने का प्रयास करें, अपने देश की यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को बांटने का प्रयास करें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र को ही हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं की क्रियाएं होती है वह कहीं ना कहीं कृषि से ही संबंधित होता है। और द्वितीयक क्षेत्र को हम उद्योग क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्र। और हमारा जो तृतीयक क्षेत्र है, इनको हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब इनके अंदर भी इनके कई प्रकार हैं, उनको हम समझेंगे, लेकिन पहले यह समझना है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है और तृतीयक क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र को याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। इनके अंदर मुख्य रूप से कृषि आ सकता है, पशुपालन आ सकता है, वन आ सकता है। ये सब प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। हमारा द्वितीयक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहेंगे? उद्योग क्षेत्र कहेंगे। औद्योगिक क्षेत्र को हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, या फिर औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। तृतीयक क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है।
तो हम इसके बाद हम लोग इसके प्रकार को भी थोड़ा इस वीडियो में, आज के वीडियो में समझ लेते हैं। अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और मैं जब आपको समझाता हूं तो आप कॉपी कलम लेके जरूर बैठिएगा और उनको लिखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैंने अर्थव्यवस्था क्या है, मैंने इसका यहाँ पर उत्तर नहीं दिया है, मैंने परिभाषा लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको 3 परिभाषा बताया। तो वो आप जब कॉपी कलम लेके बैठोगे तभी आपको नोट्स बनाते हुए जाना है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, या फिर संरचना बोलिए, या फिर आप इसको प्रकार भी बोल सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसको हम मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या था, प्राथमिक क्षेत्र, और हमारा द्वितीयक क्षेत्र, और फिर हमारा तृतीयक क्षेत्र है। अब देखिए, मैंने उदाहरण दिया था कि हम इसके अंदर प्राथमिक क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र और कहेंगे, कृषि क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को, चलिए मैं ये लिख भी देता हूं, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, और द्वितीयक क्षेत्र को कौन सा कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। यानी हम इसके बारे में मुख्य रूप से उद्योग, सब जितने भी उद्योग है ना, वो सब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीयक क्षेत्र को क्या कहेंगे, सेवा क्षेत्र। अभी मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा उद्योग और सेवा क्षेत्र और कृषि के भी बारे में, आप बस इस वीडियो में बने रहिए। अब देखिए, हम प्राथमिक क्षेत्र को ना कई कैटेगरियों में भी बांट सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कई कैटेगरियों में बांट सकते हैं। इनके मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। पहला क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, हमारा पशुपालन इसी में आ सकता है। उनके बाद हमारा वन आ सकता है, हमारा मछली पालन जो है ये भी किसके अंदर आएगा, तो मछली पालन भी आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और हमारा जो द्वितीयक क्षेत्र है ना, द्वितीयक क्षेत्र को भी हम कुछ कैटेगरियों में, इनके कुछ प्रकार में हम बांट सकते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र में अगर आप बांटिएगा तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या आ जाएगा, हमारा उद्योग तो आ ही जाएगा, उद्योग तो आ ही जाएगा। उद्योग के साथ हम इसके अंदर निर्माण को भी रख सकते हैं, और निर्माण के बाद हम इसमें जो हमारा गैस एवं बिजली है ना, गैस एवं बिजली, उनको भी रख सकते हैं। और उसके बाद हमारा कौन सा है, सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र ना, सेवा क्षेत्र की कई प्रकार हैं। इनके मुख्य रूप से हम चार या 5 प्रकार को देखने वाले हैं। 4-5 प्रकार में सबसे ज़्यादा योगदान जो रहता है सेवा क्षेत्र में, हमारा बैंक का भी योगदान है। उनके बाद हमारा क्या आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा, और परिवहन के बाद संचार भी हमारा इन्हीं के अंदर आ जाएगा, संचार। और संचार के बाद इसमें हमारा आ जाएगा व्यापार, और व्यापार के बाद हो जाएगा हमारा अन्य सेवाएं भी कुछ है, अन्य सेवाएं। देखिए, अब एक बार फिर से इनको समझने का प्रयास कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार का है, अगर हम उसको मुख्य रूप से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम 3 कैटेगरियों में बांट सकते हैं। यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है, यानी भारत में रुपया का जो स्रोत है ना, हमारे देश में
हमारी जो अर्थव्यवस्था है, यानी हमारे देश में जो रुपया आता है ना, रुपये जो आते हैं ये मुख्य रूप से इन 3 क्षेत्रों से आते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है। प्राथमिक क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहेंगे? कृषि क्षेत्र कहेंगे। द्वितीय क्षेत्र को हम उद्योग क्षेत्र कहेंगे और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहेंगे। प्राथमिक क्षेत्र को मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांट सकते हैं: कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन। और द्वितीय क्षेत्र को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं: उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली। और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। इनको मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांट सकते हैं। बैंक हो गया हमारा, और परिवहन, संचार, व्यापार और अन्य सेवाएं। अब आप समझिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो कृषि आया, हमारे देश में जो किसान अपने खेतों में काम करते हैं और अपने खेत में काम करने के बाद जो उन्हें अनाज प्राप्त होता है, उनको बेचने के बाद जो उन्हें आय प्राप्त होता है, वह आय का प्रयोग यानी उस रुपये का प्रयोग कहीं ना कहीं वह फिर हमारे देश के और वस्तुओं को खरीदने में करता है। फिर वो कहीं ना कहीं काउंट किया जाएगा भारत की अर्थव्यवस्था में। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति पशुपालन का काम करता है तो पशुओं को बेचने से उनको क्या प्राप्त होगा? आय प्राप्त होगा। किसान कृषि करेगा तो उनको क्या प्राप्त होगा? रुपये पैसे यानी आय प्राप्त होगा। अगर कोई बहुत ही बड़े क्षेत्र में अगर वो वन की खेती करता है, वन लगाता है, तो उनसे भी उनको कहीं ना कहीं वन की लकड़ियों को बेचने से क्या प्राप्त होगा? आय प्राप्त होगा। मछली पालन कोई करेगा, मछली को बेचेगा तो उन्हें क्या प्राप्त होगा? आय प्राप्त होगा। तो इन चारों से कहीं ना कहीं क्या प्राप्त होने वाला है? आय प्राप्त होने वाला है। हम आय को रुपया कह सकते हैं क्या? हम आय को रुपया कह सकते हैं क्या? आप लोग जरा कमेंट करके बताइए, आय को क्या रुपया कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। उसी प्रकार से आप द्वितीय क्षेत्र को देखिए जी, ये जो उद्योग है, ये निर्माण है, गैस एवं बिजली, इन सभी से भी कहीं ना कहीं हमें क्या प्राप्त होता है? अंत में हमें प्राप्त होता है आय, यानी हमें प्राप्त होता है रुपया पैसा। इसी प्रकार से जो हमारा तृतीय क्षेत्र है, जो हमारा सेवा क्षेत्र है, जहाँ पे बैंक आ जाता है। बैंक, आपको पता है कि बैंक में जब आप रुपये जमा करते हो तो और बाद में जब आप निकासी करते हो तो इस दौरान आपके रुपये का भी कहीं ना कहीं बैंक उपयोग करती है और उसके बदले में बैंक आपको कुछ टैक्स भी देती है। परिवहन, जब परिवहन से भी रुपया जनरेट होता है। कैसे? जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाओगे ना, तो इनके लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। तो इनसे भी कहीं ना कहीं हमें आय प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो हमारी संचार सेवाएं हैं, ये जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, इनसे भी कहीं ना कहीं हमें आय प्राप्त होता है। हमारा जो व्यापार का है, यानी भारत जो अपने देश में हम लोग इंपोर्ट करते हैं, यानी दूसरे देश से जो सामान मंगाते हैं, फिर अपने देश से जो सामान दूसरे देश को एक्सपोर्ट करते हैं, जो बेचते हैं, उनसे भी हमें क्या प्राप्त होता है? आय प्राप्त होता है। और फिर इन सभी को, यानी बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार और अन्य सेवाएं और सारी जो कार्य है, इन सभी से भी हमको क्या प्राप्त होता है? आय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आय प्राप्त होता है। और यही सब को मिलाकर काउंट करके भारत की अर्थव्यवस्था हम निकालते हैं। यानी हम वित्तीय वर्ष जो निकाला जाता है ना, वित्तीय वर्ष में जब वित्त मंत्री आके यह कहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2021 से 22 या 2020 में या 2021 में हमारा जीडीपी इतना रहा, तो उस समय जो वो टोटल रुपया जो बोलती है ना, कुल रुपया जो बोलती है, वो कुल रुपया इन्हीं तीनों क्षेत्र से और इन्हीं तीनों क्षेत्र के जो प्रकार है ना, यहीं से आता है। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आई? अगर आपको ये कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया, तो एक बार आप पुनः इस वीडियो को देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। और कुछ दिनों के बाद बिल्कुल ही आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आज यह पहला वीडियो है, थोड़ा सा मैं भी मुझे भी मतलब बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं जो नीचे लिख रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ऊपर लिख रहा हूँ दिखाई दे रहा है या नहीं रहा है, ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है।
तो आने वाले कुछ वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा मेरा भी, फिर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा, इसकी मैं गारंटी लूँगा। आप इसके लिए टेंशन फ्री रहिए। आज के इस वीडियो में मैंने जितना भी बताया, आप इनको एक बार रिवीजन कीजिएगा, दोबारा देखिएगा। आप यह मत समझिए ये तो सर बहुत ही छोटी सी टॉपिक है, इनसे पहले एक बार आपने पढ़ाया, उनको मिटाया, दोबारा आपने लिखा, बस इतना ही ख़त्म हो गया। इतना नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है। आज जो मैंने आपको डील किया ये छोटी बात नहीं है। आप बहुत अच्छे अच्छे इंसानों से भी पूछोगे तो वो आपको क्लियर नहीं कर पाएगा। और मैं चाहता हूँ आप सिर्फ एग्ज़ाम में नंबर स्कोर सिर्फ ना करें। मेरा टारगेट यह नहीं है कि आप एग्ज़ाम में आपका जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें अच्छा आपका सिर्फ नंबर आए। मैं चाहता हूँ अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आप ऐसे पढ़ो कि जब आप पिताजी बन जाएं या फिर जब आप दादाजी बन जाएं तो उस समय भी आप अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को भी आप पढ़ा सकें। आपको पढ़ना ऐसे है कि आप अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया तो आपसे फ़ायदा भी दूसरों को होना चाहिए। आप अगर अच्छे से दूसरों को भी समझा पाते हैं, अगर आपसे कोई और समझ लिया तो समझ लीजिए आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। इसीलिए आप आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा। अगली वीडियो में मैं आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन आज आपने जो पढ़ा आप प्रयास कीजिएगा कि अपने सहपाठियों को या फिर आपके आसपास ऐसे जो बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा असमर्थ हैं किसी भी कोचिंग को लेने में, आप उनको ज़रूर पढ़ाइएगा। इनसे आप और हम मिलकर अपने समाज में एक हम ज्ञान का दीप जला सकते हैं। इसमें आपका कहीं ना कहीं योगदान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपके मौसा या फूफा या कहीं कोई भी रिश्तेदार का अगर मान लीजिए भाई बहन अगर वहाँ पर उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उनके साथ इस लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर कल के वीडियो में इसी अध्याय के अगले टॉपिक के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले मैं एक बात और बता दूं, कुछ ही दिनों में आपके इसी चैनल पर मैथ के भी फैकल्टी आएंगे जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे और आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।